गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 11 के जीव विज्ञान विषय में मैं आपको इकाई 2 का आरंभ करने जा रहा हूं और इस इकाई 2 का टाइटल है पादप व प्राणियों का संरचनात्मक संगठन, यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहां से आपका अध्याय 5 आरंभ होने जा रहा है और अध्याय 5 का टाइटल है पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका टाइटल आकारिकी शब्द यहाँ पर आया है। सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि आकारिकी का क्या अर्थ है। आकारिकी, आकारिकी या मॉर्फोलॉजी, आकारिकी या मॉर्फोलॉजी का अर्थ है बाह्य संरचना का अध्ययन, बाह्य संरचना का अध्ययन या स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यानी यह विज्ञान की वह शाखा है आकारिकी मॉर्फोलॉजी जिसमें हम किसी भी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमें पादपों की आकारिकी पढ़नी है, अर्थात पादपों की जो बाह्य संरचना होती है वो कैसी होती है, उसके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पादप की बाह्य आकारिकी कैसी होती है। किसी भी एक टिपिकल पादप को अगर हम देखें, सपोज हम सरसों का पौधा ही यहाँ पर देखते हैं, तो उसके विभिन्न भाग आपको दिखाई देते हैं। उसके विभिन्न भागों को हम दो तंत्रों के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उसका वह भाग जो भूमि से ऊपर का रहता है, उसको हम कहते हैं प्ररोह तंत्र, और जो भाग उसका भूमिगत रहता है उसे हम कहते हैं मूल तंत्र। तो इस तरह से हम दो भागों में इसका अध्ययन कर सकते हैं। प्ररोह तंत्र में पौधे के विभिन्न भाग आते हैं, जैसे तना, उसकी पत्ती और कलियां और पुष्प और पुष्पक्रम, ये सब जो है प्ररोह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और मूल तंत्र में जड़ और उसके विभिन्न शाखाएं आती हैं जो कि भूमिगत होती हैं और पौधे को थामे रहती हैं मिट्टी में धंस के। तो अब हम जो है इस प्रथम भाग में मूल तंत्र के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। रूट सिस्टम के विषय में हम इस प्रथम भाग में चर्चा करेंगे। अब ये जो मूल तंत्र है, मूल तंत्र को हम अलग अलग तरह से जो है बांट सकते हैं कि इस मूल तंत्र के विभिन्न भाग क्या हैं। मूल तंत्र के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकार की जड़ों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। पहला दिखाई देता है हमें प्राथमिक जड़ के रूप में या प्राथमिक मूल के रूप में। दूसरा भाग हमें दिखाई देता है द्वितीयक मूल के रूप में। तीसरा भाग हमें दिखाई देता है तृतीयक मूल के रूप में। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइमरी रूट। सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट। तृतीयक रूट को कहते हैं टर्शियरी रूट। अब इसके पश्चात हम देखते हैं ये प्राइमरी रूट, प्राइमरी मूल और द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल क्या होती है। इसके लिए हम एक डायग्राम यहाँ पर देखते हैं। उस डायग्राम की सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं। ये आपको यहाँ पर जो सबसे मोटी जड़ दिखाई दे रही है मध्य में केंद्रीय भाग में, ये होती है प्राथमिक मूल। प्राइमरी मूल की दोनों साइड में उसके पार्श्व में जो ये जड़ों की शाखाएं फूटती है उसे हम कहते हैं द्वितीयक मूल।
और इसके पश्चात जो है जो द्वितीयक मूल से भी छोटी छोटी ब्रांचेज आपको दिखाई दे रही हैं बहुत बारीक, उसे हम कहते हैं तृतीयक मूल। तो ये और कुछ नहीं है, ये विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं जो छोटी छोटी क्रमशः होती चली जाती हैं और एक पूरे जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्राथमिक मूल क्या होती है। प्राथमिक मूल वो मूल है जो कि मूलांकुर से प्रस्फुटित होती है, मूलांकुर से उत्पन्न होती है। मूलांकुर क्या होता है, जब भी आप किसी बीज को बोते हैं धरती पे तो उससे दो प्रकार के भ्रूण की शाखाएं फूटती हैं। एक जो है धरती की ओर जाती है उसे हम मूलांकुर कहते हैं, और एक ऊपर की ओर बढ़ती है उसे हम प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर ही जो है आगे चलकर मूल का निर्माण करता है, प्रांकुर आगे चलकर प्ररोह तंत्र का निर्माण करता है। तो मूलांकुर से जो उत्पन्न जो जड़ होती है उसे हम प्राथमिक मूल कहते हैं। ये सबसे मुख्य मूल होती है और इसी से अन्य प्रकार की मूलों की शाखाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये जो प्राथमिक मूल होती है, ये प्राथमिक मूल जो है मूलांकुर के वृद्धि से उत्पन्न होती है। द्वितीयक मूल जो है प्राथमिक मूल के पार्श्व में उत्पन्न होती है, के पार्श्वों में उत्पन्न होती है। और इसी तरह से जो तृतीयक मूल है ये द्वितीयक मूल के पार्श्वों से उत्पन्न होती है, यानी लेटरल साइड से उत्पन्न होती है। साइड यानी बगल से उत्पन्न होती है, वो आप देख ही रहे हैं चित्र में, इस तरह से साइड से ये उत्पन्न हो रही है। तो बहुत इजीली आप इसको जो है समझ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से एक जड़ के तंत्र को हम 3 प्रकार की जड़ों में बांट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं जड़ के विभिन्न प्रकार। जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, और कैसे हम इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, विभेदित करते हैं, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि आपने ये जूनियर कक्षाओं में पढ़ा है, यहाँ पर आप थोड़ा इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। मूल के प्रकार। टाइप्स ऑफ रूट्स। यहाँ पर जो ये मूल के प्रकार हैं इनको हम जो है इनकी उत्पत्ति की दृष्टि से 2 भागों में कह सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राथमिक मूल से उत्पन्न, और एक होता है अपस्थानिक मूल। एक होता है प्राथमिक मूल से उत्पन्न, दूसरा जो है प्राथमिक मूल से भिन्न। भाग से उत्पन्न। 2 तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो रूट वो होती है जो कि प्राथमिक मूल से उत्पन्न होती है, और दूसरी वो जो प्राथमिक मूल से भिन्न किसी अन्य पौधे के भाग से जो है उत्पन्न होती है, तो वो दूसरी तरह की रूट उसको कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें जो प्राथमिक मूल से उत्पन्न जो रूट है वो पहली होती है मूसला जड़। मूसला जड़, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं टैप रूट। मूसला जड़ या टैप रूट ऐसी जड़ होती है जो कि बहुत सीधाई में धरती के अंदर की ओर जो है धंसती चली जाती है। अक्सर ये जो है इसका अग्रभाग जो है नुकीला होता है, और वहाँ से ये जो है धरती के अंदर घुसती चली जाती है, मिट्टी के अंदर घुसती चली जाती है, और पानी की खोज में बहुत गहराई तक चली जाती है। तो मूसला जड़ की ये खासियत है कि ये बहुत गहराई तक जाती है, और इसकी ये ब्रांचेज हैं। प्राथमिक मूल से उत्पन्न होती है, अर्थात ये जो है मूलांकुर से उत्पन्न होती है, मूलांकुर या प्राथमिक जड़ से उत्पन्न। ये होती है, और ये अक्सर जो है द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधे, अनाज और घास के अलावा जितने भी पौधे होते हैं आवर्तबीजी में, वे सब द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको डाइकोट कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे आर डाइकोट। ज़्यादातर पौधे जो द्विबीजपत्री ही होते हैं। हमारे चारों और जो पौधे दिख रहे हैं ज़्यादातर वो द्विबीजपत्री होते हैं।
तो उन्हीं द्विबीजपत्री पौधों में ये अक्सर मूसला जड़ पाई जाती है। ज़्यादातर जड़ें मूसला जड़ के रूप में ही होती हैं और बहुत गहराई तक ये धरती में चली जाती हैं। दूसरी जो इसमें जड़ है वो है तंतुमय या रेशेदार जड़। तंतुमय या रेशेदार जड़, इंग्लिश में इसको कहते हैं फाइब्रस रूट। तो ये जो है बहुत बारीक तंतु में जो रेशेदार जड़ें होती हैं, इस तरह से आपको जो है ये दिखाई देती हैं, रेशों के रूप में, तंतु के रूप में। और अक्सर आपने ये देखी होगी रेशेदार जड़। आपने गेंदा देखा होगा, गेंदे का जो पौधा होता है, गेंदे के पौधे को कभी आप उखाड़ के देखेंगे तो इस तरह से रेशेदार जड़ आपको उसमें दिखाई देती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल गेंदा है। और इसके साथ साथ जो है ये जो हमारी अनाज की फसलें उसमें भी पाई जाती हैं, जैसे गेहूं में और धान में। अक्सर जो ये जड़ होती है, रेशेदार जड़, ये जो है एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। एक बीजपत्री पौधे यानी जो अनाज वाले पौधे हैं और जो घास वाले पौधे हैं, उनमें आपने देखा होगा गेहूं का पौधा आप उखाड़ेंगे तो इस तरह से ये गुच्छेदार रेशेदार जड़ आपको दिखाई देती है। तो आसानी से इसको हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं। यहाँ पर इस रेशेदार जड़ को हम जो झकड़ा जड़ भी इसको हम कह सकते हैं, झकड़ा जड़। रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ ये गुच्छे के रूप में तंतुओं का गुच्छा होता है और ये बहुत गहराई तक नहीं जाती। इसकी खासियत ये है, जैसे कि मूसला जड़ तो बहुत गहराई तक जाती है, लेकिन ये रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ जो है ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है और फैल जाती है मिट्टी के आसपास और उसको जकड़े रखती है पौधे को। अब इस तरह से होती तो ये भी जो है प्राथमिक मूल से ही उत्पन्न होती है, लेकिन जो है ये इस तरह से अपना रूप अख्तियार कर लेती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो दूसरी कैटेगरी है वो जड़ की, अब वो होती है कि प्राथमिक मूल से भिन्न भाग से उत्पन्न हो रही है। तो प्राथमिक मूल के भिन्न भाग जो है अधिकतर वो होता है स्टेम यानी तना, तने से उत्पन्न। अक्सर ये तने से उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार की जड़ को हम कहते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ इसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, इंग्लिश में कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, हम इसको कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये जो है मूलांकुर से उत्पन्न नहीं होती है, मूलांकुर से उत्पन्न नहीं होती है। मूलांकुर के अलावा कोई और रचना जो होती है, जैसे कि यहाँ पर अधिकतर केसेस में ये तने से उत्पन्न होती है, तो इसलिए इसको हम अपस्थानिक जड़ इसको हम कहते हैं, एडवेंटिशियस जड़ इसको हम कहते हैं। और ये जो है आपको अक्सर ये आपको घासों में दिखाई देगी या फिर जो है ये आपको बरगद के पेड़ में जो ऐसी जड़ें होती हैं जो उसके तने से लटकती हैं लताओं के रूप में, उसमें आपको ये दिखाई देगी। यानी घास वो बरगद की जो तनों से लटकती हुई लताओं के रूप में जो जड़ भूमि की ओर धंसती हुई चली जाती हैं, वो अपस्थानिक जड़ कहलाती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि मूलतः तीन तरह की जड़ें हमने पढ़ी। एक तो मूसला जड़ हो गई, दूसरी तंतुमय या रेशेदार जड़ जिसको हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं, और तीसरी हो गई अपस्थानिक जड़। तो आशा करता हूँ आपको ये आसानी से समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान है इसको समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं जड़ के कार्य व उसका रूपांतरण। जड़ के कार्य क्या होते हैं? जैसे कि उसकी संरचना से स्पष्ट है कि वो पौधे को स्थिरता प्रदान करती है, धरती में धंसकर पौधे को मिट्टी से जकड़े रहती है और साथ ही साथ जल और खनिज लवण का अवशोषण भी करती है। तो उसके जो मूल के कार्य हैं, मूल के कार्य, फंक्शन ऑफ रूट, मुख्य कार्य इसके पहला है पौधे को मिट्टी से जकड़कर स्थिरता प्रदान करना, और दूसरा उसका कार्य है भूमि मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण।
जल व खनिज लवणों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जड़ जो है ऐसे स्थान पर है कि वो आसानी से पौधे को भूमि से जकड़े रखती है और जो मिट्टी में सॉयल में जो मिट्टी में जो जल और खनिज लवण होते हैं उसका अवशोषण वो करती है। तो ये तो उसका मुख्य कार्य है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य कार्य भी करती है जिसको हम जो है देखेंगे आगे कि जो मूल के रूपांतरण होते हैं उस पर हम पढ़ेंगे। अब हम एक जो टिपिकल जो रूट होती है उसके विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इसके लिए मैं एक डायग्राम यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। मूल के विभिन्न भाग, एक प्रारूपिक मूल जो मूसला जड़ के रूप में मानी जाती है, उस मूसला जड़ के विभिन्न भाग क्या होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। मूल के भाग, पार्ट्स ऑफ रूट। यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं, ये एक प्रारूपिक जड़ का मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें जो सबसे इसका अग्रभाग है, अग्रभाग में इसकी एक कैप लाइक संरचना होती है जो इस रूट के अग्रभाग को सुरक्षित रखती है। एक खोल इसके ऊपर चढ़ा रहता है, इसको मूल गोप या रूट कैप इसको हम कहते हैं, मूल गोप या रूट कैप। मूल गोप या रूट कैप जो है इसके अग्रभाग को सुरक्षित रखती है क्योंकि इसका अग्रभाग नुकीला और संवेदनशील होता है जिसमें कि रूट अपेक्स पाया जाता है। और इस रूट अपेक्स यानी शीर्षस्थ जो भाग है, ये इसको रक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम मूल गोप कहते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा क्षेत्र आता है, इस दूसरे क्षेत्र में कुछ विशिष्ट प्रकार की गाढ़े जीवद्रव्य वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि विभज्योतक होती हैं, यानी जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो कि सतत विभाजनशील अवस्था में रहती हैं और जड़ का वृद्धि करती रहती हैं। इसको हम विभज्योतक क्षेत्र कहते हैं क्योंकि यहाँ पर विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। इसके पश्चात जो ऊपर का क्षेत्र आता है ये लंबा, ये दीर्घीकरण क्षेत्र या इलोंगेशन जोन कहलाता है। इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं और बड़ी होती हैं, इसलिए इसको दीर्घीकरण क्षेत्र हम कहते हैं। इसके बाद जो सबसे ऊपर का क्षेत्र होता है उसे परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं क्योंकि उसमें परिपक्व कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी मैच्योर सेल्स पाई जाती हैं, मैच्योर टिश्यू पाए जाते हैं। और साथ ही इसमें जो है मूल रोम पाए जाते हैं, यानी रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट हेयर या मूल रोम जो है हेयर के सदृश यानी बालों के सदृश वो कोमल रचनाएं होती हैं जिनके माध्यम से जड़ खनिज लवणों और जल का अवशोषण करती है। तो ये हमने विभिन्न भाग मूल के यहाँ देखे हैं। तो इस तरह से ये मूल के विभिन्न भागों को हमने समझा और ये तीन भाग हमें यहाँ पर लिख लेते हैं। एक होता है मूल गोप क्षेत्र, दूसरा था विभज्योतक क्षेत्र, तीसरा दीर्घीकरण क्षेत्र और चौथा ये परिपक्वन क्षेत्र। आज के इस भाग एक में इतना ही। अगले भाग में हम जड़ के विभिन्न रूपांतरों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।